वो घबराकर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोरनॉब बमुश्किल उसके हाथ लगा। इसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसुध। दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन दी डोर। दोनों हथेलियों से लकड़ी के दरवाज़ा पिटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबी आवाज़ में चिल्ला रही थी, शहज़ादों के जज़ीरों पे खुशामदीद। किसी ने बहुत धीरे से उसके कब में कहा था, शहज़ादों के जज़ीरे पे खुशामदीद। किसी ने बहुत आहिस्ता से इसके अब में कहा था। वो करंट खाकर पलटी। लाबी तारीख थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टिमटिमाती थी जर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। इसने पलटकर आखिरी बार दरवाजे की नाव को घुमाया। अब इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। वो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी, इसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी तारीख राहदारी के इस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। गुप्त अंधेरे में जर्द सी मोमबत्तियों की रोशनी वहीं से आ रही थी। कौन? इसने चौंकने अंदाज में पुकारा। वो लिविंग रूम की चौखट पे आन खड़ी थी। इसकी खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी, लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे। वो झुर्रियों ज़दा चेहरा वाली एक मामर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी, हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पे रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियां जलने लगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती के ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने उसे नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपकाए इस पेताइश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज को देख रही थी। देखी गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की रोशनी जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो अगर मुझे यकीन होता है कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं ये बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आप बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड नजर आ रहा था। इसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी। हया किसी मामूल की तरह जलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज पे धीरे से अपनी सुनहरी क्लच पे थी। कुछ खाओगे? इसने हौले से नफ़े में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मजमा करके वो बामुश्किल कह पाई थी, आप मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुर्रहमान पाशा आज सुबह की फ्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते वक्त इसने काम में जिम्मे लगाया है। वो अब इसकी जाना पछता के लिए आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुर्रहमान के नाम पे हैरान हुई थी। इसने दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती को देख लिया था। इसके बावजूद वो बच्चे इसी घर में दाखिल हुआ तब वो पिछले चली गई। वो सिर्फ अपना पर्स लेने आई थी या किसी मामले के हल के लिए किसी नतीजे पे पहुंचने से कासी थी। आज आप अब्दुर्रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो इसने आवाज़ जर्द रोशनी की मानद मध्यम थी। आवाज़ ऐसे इससे खौफ ज़ाहिर हो रहा था। मैं अब्दुर्रहमान की माँ हूँ। इन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उंगली की पोरों पे लगी मोम खुर्ची, फिर पलट कर उसकी तरफ आई। अब्दुर्रहमान तुम्हें मिलने का कहा है, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथ और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में कल बुलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोश से इस मामर औरत को देखने लगी। वो सादे खामोशी से इस मामर खातून औरत को देखने लगी जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रुकी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही ममर खातून और दूसरा इसके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल गुतले घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे मोटे फ्रेम। वो शख्स बहुत ही आम सा
आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले मैं कुछ बताऊं, तुम अगर पूछना चाहती हो तो पूछ लो। रेहान ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा। मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद होने पर डर गई थी, मगर अब इसका डर शाइबा तक नहीं था। अब्दुर्रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसने सवाल पे वो हौले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ा होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है कि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वह मुझे कैसे जानता है? इसने अपनी उलझन सामने रखी जो इसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी। इन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी यूनिट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उसी वक्त इसी होटल में था। वहाँ इसने तुम्हें पहली बार देखा था। इस रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम उसकी 2-2.5 माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। उसे फ़ौरन से याद आया जिस रात उसे सवांदी की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। इस दोपहर इसने चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कज़न ने स्टूडेंट फेडरेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। इस शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी और ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन अब्दुर्रहमान पाशा ने वहीं देखा होगा, ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामक ख्वाजा सरा तो याद होगा। उसे अब्दुर्रहमान पाशा ने ही तुम्हारे ताक़ुब पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना खादम था, है बरसों से हमारे साथ है। वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि इस वक्त अब्दुर्रहमान इस बात से लाइलम था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिसने तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सज़ा काटी और गो के वो बाद में रहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सबूतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों ज़िंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है। इसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहता था, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये तो पूरा था सारा खेल, एक बाअसर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करदा कुछ मोरों की कहानी। साथ सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तो तुम ये घर देख रही हो, ब्यूकदा में वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा। इस इलाके में बिजली बंद है, वरना जिस घर में तुम बैठी हो ब्यूकदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ, और एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो। अगर तुम अब्दुर्रहमान पाशा से शादी कर लो तो मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया था। यार ने गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है कि जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है तो उसकी बेइज्जती का बायस बनता है, तो क्या होता है? वो औरत उसकी बेइज्जत करना छोड़ देती है। मैंने अब्दुर्रहमान पाशा की इज्जत करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है? एक मामूली से रेस्टोरेंट ओनर के पास अब्दुर्रहमान पाशा के पास नहीं है। वो ज़रा हैरान हुई। इसके पास हयात सुलेमान और अब्दुर्रहमान पाशा के पास हयात सुलेमान नहीं है। वो बहुत एहतजाज से चबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब सी खामोश हो गई। अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार ही होगा। वो एकदम अंदर से तक काम की। ये धमकियाँ नहीं, महज एक सवाल है। मेरा वजूद फिर भी इनकार करेगा। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान न ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। आज के बाद ना तुम्हें फ़ोन करेगा, ना तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझे से कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूं कि तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। वो तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। इसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो, कभी दोबारा भी कदा आना हुआ तो इधर ज़रूर आना। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नाब इसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से इसने पीछे मुड़कर देखा नहीं।
वह शाम की नीलगांव रोशनी डूब रही थी। हर सू अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाज़ा बंद करके आगे रोश पे आई। इसी पल बाहर किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामुनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची हाथ थामे चली आ रही थी। इसके सामने से आता देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुक कर गर्दन मोड़े उसे देख रही। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते आबनूसी दरवाजे की जानब बढ़ गई। हया तेज कदम उठाए सड़क के किनारे चल रही थी। समुद्र की तरफ से आती हुई मज़ीद सर्द हवा चली थी। नीलगांव स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पर पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तरीक रात वीरान समुद्र पुरस्रार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले, वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? इसकी टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी। वो जहान और डीजे के मोबाइल नंबर उसे ज़बानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे पर वो और परेशान होंगे, वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चाकर ने जवाब देते हुए गौर से देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठा कर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तान टूरिस्ट? इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया, जिसमें उसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर की प्रिंट की गई। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फर्स्ट जज्बात ने उसकी आंखें डबडबा गई थी। इसने सोचा भी कैसे लिया कि वो उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पर था, दोनों थामे में बैठी थी, जबकि जहान अगली 18 दृष्टि के सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते कुछ सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पे आहट तो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई। ला भेज के एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर उसकी जानब। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टपक गिरने लगे। मैं खो गई थी। मेरा बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा था, तो आधे बेकदम में तुम्हें इसके पीछे भागता है देखा। अकल नाम की चीज़ है भी या तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम उसके पीछे भागी, फेरी छूट जाएगी तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती? इसके पीछे बरस में मेरा पासपोर्ट था, स्पांजी का कार्ड था। बाद में परेशानी होती कि और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इस चिल्लाने के बायस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया तुम बिल्कुल पागल हो। इसकी आंखें रोने से मुतर्रम थी। वो दोनों फिर रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो बना कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलटा। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हदसू अंधेरा छाया हुआ था। लिविंग रूम से टमटमाती जद रोशनी झांक रही थी आने इसकी। इसने जंगली फूलों को एक टोकरी लाबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लिविंग रूम की तरफ आई। सोफे पर ममर खातून इस तरह बैठी थी। इसके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिन कर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसे हो? अब्दुल्ला। इस बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रिप उतारते हुए बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मामूर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगे। बिजली वाला पुल ठीक हुआ? बटुआ बंद करते हुए इन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम तो कर रहे हैं। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था। उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया। जवाब के साथ सोफे पर आ बैठी। काम भी था और आने उसे पैसे भी दिए। आयशे गुल, तुमने देखा सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया? रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची
नाक सिकोड़ती कह रही थी। उसे पर्स को खंगालती आयशा ने पलट कर खुफी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे उसका यूं जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र उस पर डालकर वापसी पर अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना। चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए। वो इस पर्स की चीज़ें हाथ में उलट पुलट देखते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उस उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया। इसने बात पलट दी। हाँ, आज की फ्लाइट थी, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2-3 माह लग जाएंगे, शायद इस दफ़ा वापस ना आए। जाने दो, आने हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ भी अभी भी वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशा मुझसे नाराज़ है। बहारे अपने नन्हे नन्हे जूते के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशा को देखा, जिसकी इनकी तरह पश्त थी। क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहती पे असर हुआ कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचो कहीं गिरा कर सिया के कैमरे में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुमने इसे समझा दो ना, नाराज़ ना हो। किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है कि उसकी माँ बाप को समझाऊं। इसकी माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है मैं खुद को समझाऊं। और अब्दुर्रहमान कहता है वो लम्हे भर को रुके, फिर साथ झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर ज़रा सी कदम मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा थैले पे गिराया आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तुम अच्छी लड़की कैसे करती हैं? आयशा गुल। बहारे ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं, हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं खा लेती। हाँ, इसने बस मेज़ पर उल्ट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ बहारे? रे पल भर में रूठी हुई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पर अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। जानती हो जब अल्लाह नाराज़ होता है तो क्या करता है? क्या वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं करता, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। अब मेज़ पे निकली अशिया उलट उलट कर पलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती, वो इसलिए कहता है आयशा गुल सब ही कुछ करना सीख जाए। इसकी बात ये इसने एक तरफ मुस्कुराहट के साथ साथ झुका और चीज़ों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया था और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया था। वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसे मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा न सकी। वो वस्त मार्च के दिन थे। इस्तांबुल में छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हरसू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद तह नज़र नहीं आती थी। जसबांजी का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कपी पैलेस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर इसी वक्त हाले आ गई। इनके पास दूसरा प्रोग्राम था। मेलो कैंट में मेलाद हो रहा था। चलोगी क्यों नहीं? इसने बहाने थोड़ा सा सवाब भी कमा ले, वरना मैंने और हया ने ऐसी कोई नेकी नहीं करनी। रीजा ने अपना पर्स बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुका है, ये या होने वाला है, हो चुका है। ये था स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा है। इसने इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी, सामने रख छोटी मेज़ पर खुली किताब से पढ़कर तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दिगे लड़कों के साथ बैठी हया और खुदीजा पे भी डाल देती थी, जो सिरों पे लपेटे दुपट्टे बहुत तवज्जो से सुन रही थी। मदरसा लड़की की सख्त शर्मिंदा थी। हाज़रीन
कि अंग्रेज़ी अच्छी आदरीन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा है। उसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा था। दर्स ख़त्म हुआ तो लड़की ने इनकी तरफ आए बहुत मादत खाना अंदाज में इनको देखा। आपको तो समझ में कुछ नहीं आया होगा, लें समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उठाई। पहले आपने रिश्वत को चादर पे रखने का वाला वाक़या बताया, फिर गारे हीरा वही मुसलमानों की बताई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हिशाम की गुस्ताखियाँ, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वा बदर। लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ में आती है। वो जवाबन हंसकर बोली, तुर्क उर्दू जैसी ही लगती है। और वो वाक़ईन सहाबा इकराम की अस्मा के बायस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। इन्हें कोई ज़रूरी काम था तो हाले ने उनके साथ जाने से माज़रत का ली। अब इन्हें टॉप कपी पैलेस जाना था। वो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सिम स्क्वायर पे बस से उतरे तो हया ने उसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज? जब इस्तिक़लाल स्ट्रीट की जानब मुड़ी तो कदम ब खुद बर्गर किंग की जानब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? इस रोज़ कितना गुस्सा किया था इसने, याद है? इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए बहुत फ़िक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर आप थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तिक़लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाज़ार में बाजू डाले कैसे चल रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रेट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत मुहतात हो गई थी। अब भी उसे ने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूं डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रिप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन से लपेटा था। डीजे ने भी इस तरह सलवार कमीज पे सियाह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा-गहमी थी। इश्तिहाअंगेज़ सी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आए। सामने तवील किचन था। इधर-उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था और जीन्स शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े-बड़े टुकड़े को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज़ बुलंद पुकारा तो इसने तेज़ी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाई, इसको देखा, फिर सर से पाँव इसका जायज़ा लिया। दोनों जोगर्स पहने, फूले हुए हैंडबैग्स उठाए हुए थी। हया में हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मतवज्जा हुआ। दूसरी हाथ से छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर टिक कर दी। इस पे लिखा था, आई एम बिजी, डो नॉट डिस्टर्ब। हया और खदीजा ने एक दूसरे को देखा, फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पे लपेट ज़ेरे लाभ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि खदीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम कपी पैलेस जा रहे हैं। खदीजा ने काउंटर के सामने आकर इत्तला दी। क्लास स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सिम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े और दूसरे खटखट चला जा रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पढ़कर हया को देखा, इसने मुस्कुराते हुए शाने झुकाए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कपी के किले में गुम हो जाएगी और फिर मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफ़ा फिर सोच लें।
लिख कर दे दूँ, वो कहते हुए टुकड़े के एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इससे क्लास रेट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीबी चार्जिंग पे लगा था। हाँ तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का तार निकाली और हया के साथ खड़ी हो गई। फ़ोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ था रोक कर इन्हें देखने लगा। मतलब ये कि आप हमारे साथ थर्ड टैप कपी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम उस मोबाइल को बेच कर आधा जवाहर तो घूम तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा है आपने। वो उलट पुलट करके फ़ोन मोबाइल देखने लगा। पाकिस्तान रुपए में 2-2.5 लाख से कम तो नहीं था। वो चुरा रख कर इनके सर पे आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए इसने हाथ आगे बढ़ाया। टॉप कपी से वापस पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यार कमाल बना कर ले जाओगी? कोई शक? पहली दफ़ा बोली। ठीक है अगर ये आखिरी बार है, फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए हमसे सब बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ दोनों धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सराय के सामने वो सब्ज़ादार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और दोनों उसके अतराफ में जहान। ये टॉप कपी सराय का मतलब क्या है? मैं एक पुरकमाल शुदा गाइड हूँ और ये यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चिबाता छाने चुका कर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कपी का टॉप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम तोकसीम बना वैसे ही तोप टॉप बन गया। कपी कहते हैं गेट को सराय हो गया महल तो तोप कपी सराय में एक सनून गेट पैलेस। आई एम जीनियस है ना जान, मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कपी पैलेस 400 साल पहले सलातीन का मैं रहा है। सुरमई अलीमुल शान किला नमा महल जहाँ खास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हवा करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकले। और जिसके कौन नुमान मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्षा और असासा चीनी पोर्सलीन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 के रात थे 4 दिन थे मजीन। सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ लेती। डीजे ने इनकी आंखें चंदिया देने वाली चमकती कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल हो मैं घर में घिर चुकी थी। पोइलन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतबरकात थी। वो एक ऊंचा हॉल था। मुनकश दरो दीवार रंग बिरंगी टाइल्स से सजे चमकते फर्श बुलंद बाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। हया और इर्द गिर्द निगाहों दौड़ाती शीशों की दीवारों में मुकीद तरीके अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफ़ा एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबरका को देखा और एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी और फिर इधर उधर निगाह दौड़ाई। कैशपिन सामने ही लगा था। स्टाफ ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा। इसकी सकड़ कर पड़ी आंखें पूरी खुल गई, लब भी नीम हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन डिबोच कर इधर लाए। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सा है। रैली इसने यकीनी से बढ़कर जबकि मगर इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ। इसलिए तो
सा पुराना था, मगर वो दोनों तो हमारे जोश की राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर की तरह लपक रही थी। इनके दुपट्टे सिरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आपका लिबास, दांत मुबारक, आपकी तलवार और बहुत से सहाबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था तो इस तलवार के मुकाबिल को बांध देता, मगर हम इस काबिल कहाँ हैं आया? खदीजा ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्हे में तय हो जाता, मगर हमारा ऐसा नसीब कहाँ? जहान, ये सब बरक़ात असली हैं क्या? जहान ने धीरे से शान उचकाया। मैंने कभी इन पर रिसर्च नहीं किया, ना कोई रिसर्च पढ़ा है। कौमी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले तो कहते हैं मुसलमान के रिलैक्स तबरकात भी इतने ही नकली हैं जैसे ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है ये हमारे अम्बिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हें मुतबरा मतबरक़ात और मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बसर सबक याद आ गया था। टाप की पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वह बाहर निकले तो जहां ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये ने क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हम ना कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे ने हाथ में फ़ोन लेते हुए मुस्कुराया था और वो मुस्कुराया था। टाप कपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने इनको अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान नहीं खदीजा सर दर्द शिकायत करने लगा। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत ये सब मुर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। तो मेरा ख्याल है मैं वापस रूम जाकर रेस्ट करूं। तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो इन्होंने उसे जाने दिया। वो चलती गई। वो दोनों टाप कपी पैलेस की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी अरीज सफ़ेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मंदिर बनी हुई थी। वहाँ खड़े होकर मंदिर पे कोनियाँ रखकर दोनों को नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समुद्र दिखाई दिया था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था कि इंसान सदियों तक वहीं बैठा समुद्र देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे। जब हया ने पूछा, उसे जहान का ज़रा थका नजर आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ और फिर अस्पात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोल कर डब्बी हथेली पर उल्टी 2 गोलियां अलग करके डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डालकर फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खोलने लगी तो तब वो निगल चुका था। तुम ठीक हो? वह तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसे यूं ही जहान की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। शायद आज इसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे। सुर्ख होती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समुंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं, वरना फिर मैं सारा लाते हुए दुकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पे दूर दूर तक टालियों की सूरत में सियाह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंदिर के साथ खड़े हुए समुंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी
मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आ जाए झगड़ा करने। मैं फ़िलहाल उसका सामना ही नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकाल कर उसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी। ये शॉल और डीजे बतौर पिकनिक मेट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो स्तून के साथ फर्श पे लेट गया, आंखों पे बाजू रखे और गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले। कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। ये उसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे के एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जहान को देख लेती। वो सो चुका था। समुद्र की लहरों का शोर था वहाँ तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की की मोबाइल निकाल कर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले एक SMS अभी तक पड़ा था। उसने इसका जवाब नहीं दिया था। वो कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बेक अदा से वापस से अगले रोज़ इंडिया के गया। शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आप के जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर आपकी राय एहतराम करता हूँ। आज के बाद आप से कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई उसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो आपकी बड़ाई होगी। अगर कभी आप इस्तांबुल में कोई मसला हो तो सरकारी काम या गैर सरकारी काम, कानून गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक SMS कर दीजिएगा, मैं आपका काम हो जाएगा। ARP। इस काम के बाद इसी शख्स ने वाकई कोई रब्ता नहीं किया था। वो इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, वो बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। उससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए उसके ज़हन में एक ख्याल कुंदे की तरह लपका। इसने पलट कर एहतियात से जहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इसने पैगाम का जवाब उसे कभी न कभी तो देना था। इसने सोचा कि खूब गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजे वो भड़के भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक उसके अजीब सा ख्याल आया। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। वो बेवकूफ़ अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश मुआश के जंजीलों में फंसे इस इंसान की वो एक मदद कर सकती है। इसने तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जो आप टाइप करना शुरू कर दिया। एक वसील नज़री का शुक्रिया, मुझे वाकई इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं उससे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। वो खामोशी से बैठी समुद्र की लहरें देखने लगी। वो पीयू कदा में उसके घर भी तो चली गई थी। फिर जब दरवाज़ा बंद होने हुआ तो उसे लगा कि वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर उस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला। उसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की है तो और इसका नतीजा एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनाख्ता सा नंबर था। वो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए, मगर उससे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंदिर के पास चली गई। अगर वहाँ खड़े हुए बात करेगी तो जहान का आवाज़ नहीं पहुँची कि हेलो। इसने फ़ोन उठाया। ज़हे नसीब, आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया। वही आमियाना सा मुस्कुराता लब लहजा। अपनी हरकत पे शदीद परेशानी हुई थी। एक काम था, मुझे वह एहतियात से है नीचे नबे तले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा कि आप कोई बेकार की बात करने के बजाय काम की बात करें। आपकी मर्ज़ी है हया जी। रब्ता तो अभी आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया, मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट इस्तेक्लाल स्ट्रीट पर बर्गर किंग, इसकी किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आज मेरे कज़न को तंग कर रही है। वो क्या उसे 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती। कौन सा कज़न जय वजह से चौंका। जहाँ सिकंदर वो हल्काई। उसे नहीं पता था कि वो ठीक कह रही है या गलत, मगर यूं हाथ में हाथ धर कर बैठी इससे परेशानी से थकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूँ और इसकी मालिका को फिर से तंग ना करे। जी। वो हौले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे कि उसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो उसे ठीक लगा था। अब वो ज़रा मुतमिन थी। काफ़ी देर वहीं सुकून से साथ टेक लगाए बैठी। इसके अकब में टाप काफ़ी अजीम महल था और सामने मरमरा का समुंदर। बहुत लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानियों में
खिल गए तो एक जहान का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शोर उठाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही है कॉल, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चिल्लाक, लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से हाथ पे हाथ कहता उठ खड़ा हुआ, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो, बड़े इत्मीनान से कहते हुए उसके साथ खड़ी हुई। जहान ने उसके बात पे थके थके अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। काफ़ी देर बाद दोनों साथ साथ चलते हुए इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो हया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊंगी, क्योंकि डीजे तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर अगले ही पल ठिठक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। हया की इस निगाहों की ताक़ुब में देखा, सामने बर्गर किंग था और इसके शीशे की दीवारों में बड़ा सा सुराख था। इस सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मानो दरारें पड़ी थी। वो एकदम तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो शशद खड़ी रह गई। इसकी समातों में एक एक्का गुंजा था। दूसरे ही पल वो भागकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग साए साए करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर और औंधी मेज़ें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह टूटे तोड़ फोड़ के आसार थे। हमले के एक शख्स के साथ दो पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लब बोर्ड पे लगे कागज पर कुछ लिख रहा था। जहान सब कुछ देखता पुलिस ऑफिसर की तरफ आया, इससे कुछ पूछ रहे थे। वो सदमे शॉक से किंग नफी में गुंग नफी में सर हिलाता कुछ नहीं कह पा रहा था। ये सब क्या है? इसके करीब से गुजरते शेफ को रोका और पूछा। जवाब ने इसने ताज्जुब से सर हिलाया। वो गैंगस्टर्स थे, इसके पास असला था। वो अंदर आया, पूरा रेस्टोरेंट उल्ट दिया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची तो वो क्या कर आगे बढ़ गया और इसका दिल चाह रहा था वो फुट फुट कर रोना शुरू कर दे। ये इसके ने क्या कर दिया? किसी शख्स पे भरोसा कर लिया। और खुदाया, पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जहान की निगाह इस पर पड़ी, जब वो मुश्किल से रोके खड़ी थी। इसने अपने हाथ से जाने का इशारा किया। वहीं खड़े रही, उसकी तरफ आ गया। तुम जाओ, टॉक्सिम से बस पकड़ लेना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका सा कह रहा था। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा यस मुर्दा और थकन ज़्यादा लग रहा था। वो सारे लाकर आंसू फीती पलट गई। ये तुमने क्या किया कर दिया? हया इसके पास था, जो इसके पास था उसे भी ज़ाया कर दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलामत करती वो खामोश आंसू से रोती वापस से टॉक्सिम जा रही थी। एक लम्हा उसका दिल चाहा कि वो फ़ोन करके उस शख्स को बेनुक्त सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना नहीं। वो अब उसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। वह गहरी नींद में थी। सियागुप्त अंधेरे में जब वो दूर एक चीखती हुई आवाज़ से समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी। दूर से आती आवाज़ करीब होती गई। इसने पलक जुदा करनी चाही तो जैसे इन पे बहुत बोझ था। बमुश्किल आंखें खोली तो चंद लम्हे उसे हवास पे हाल करने में लगे। उसने इर्द गिर्द देखा। रूम में पुरसुकून नींद तरीकी छाई थी। कोने में मध्यम सा लाइट बल्ब चल रहा था। डीजे टाली और चेहरे अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थी। दीवार पे अवीज़ा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का बता रही थी। वह चंगाड़ती आवाज़ें अभी तक आ रही थी। इसके नींद से बोझल हवा सर दाएं तरफ घुमाया। कोहनी के बाल ज़रा ऊपर होती और तकिया तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। इसका तुर्की मोबाइल बज कर इसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस्ड कॉल्स। इसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चंदियाई। इसने पलकें सकेड़े हाथ से बॉल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल साथ ब्रैकेट में दो का हिस्सा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था। पाकिस्तान में 3 बजे थे। आधी रात को आने वाला फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते और ना रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बच्ची की मानत होती है कि कोई खूब कर निकालना
भूल गया हो। इसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे, अम्मा अब्बा रहील सब ठीक तो थे। पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि इसमें बैलेंस नहीं है। इसने बेबसी से अपना पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के पास तरफ रखा था। इस पे भी बैलेंस ख़त्म था। इस फ़ोन में भी तो तुर्क आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया। इसने कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी, गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और खुला लंबा कुर्ता। डीजे मोबाइल दो अपना। इसने डीजे के बैंक पर चढ़कर इसको झंझोड़ा। बामुश्किल हिली। नींद मत खराब करो, मेरी सीधी जहन्नुम में जाओगी। डीजे ने बंद आंखें से बड़बड़ाते हुए करवट बदली। इसका मोबाइल वही तकिए के साथ रखा था। या ने मोबाइल झटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक की कुर्सी खींच कर बैठी। वो अपने मोबाइल से ताया फुरकान नंबर देकर डीजे के फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर हया सुलेमान को कभी ज़ुबानी याद नहीं रहे। नंबर मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाया। लंबी फिर के खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज़ तुर्की में कुछ कहने लगी थी, जिसका मतलब था कि डीजे जलील का बैलेंस भी ख़त्म था। इसे झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तकलाल स्टेट अजवाहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ ही यही होना चाहिए। इसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। इसने झट कर कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा नंबर दूसरा नंबर है? ताया फुरकान ही थे। इतने गुस्से से बोले कि वो कांप गए। जी क्या हया, मेरे पास साथ बकवास मत करो। मुझे ये बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी इतना हाजिर दिमाग नहीं रही, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा न लगा। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पर बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यू फ़ोन जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबिलिंक का कोई नंबर नहीं ताया, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर इनके नाम है। मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उसने खट से फ़ोन बंद कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम ताया फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वे इरम के लिए मुतासिब भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के इस पोशीदा खाने में कोई शख्स दुनिया को नहीं देखा था। उससे थोड़ी सी कंपनी सी खुशी भी होती थी। बहुत अच्छा हुआ तायाबा, इस दौर के खाने में किसी ने कहा था। अब आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे उंगलियां लौट कर आती हैं। अच्छा हुआ ताया अब्बा सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउज़र में एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शाल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। ये बाल अब इस कैचे में बांध दिए थे और गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से इसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फासले फासले पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों से के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने आते थे। सामने सुबान जी का खूबसूरत फुआरा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फुआरा, जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतने सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा ज़रा फ़िक्रमंद हो गई। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आराम अंदाज में टांग पे टांग रखती ज़रा खुफिया से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हमें अमूमन मिस्टर बेल देती हैं, मगर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त एसएमएस कॉल करने का कहती तो हम बैक कॉल करते हैं। इसलिए अगर वो सुबह खुद फ़ोन करें तो है तो होगी ना, बस अम्मा गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकीद और पैर झुलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन वो हज़ारों यूरोज़ का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी इसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो रेनी डेज़ के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज़? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब कुछ छोड़ ये बताएं, घर में सब खैरियत? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी उसके हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया। इसने मेन्यू कार्ड पे बिना डोंट पे उंगली रखी
बने डोनट पे उंगली रखी और फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बना। वो समझ मर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों? किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर वो रात ताया का फ़ोन आया था। अच्छा, आप जाकर इनको कुछ कहिए मत आइएगा। क्या मत आइएगा? लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँओं का भरोसा नहीं होता। लाख कहो के ना बताइएगा, फिर भी अगले पिछले हिसाब चुकता वक्त किसी न किसी मौके पर इस बात को इस्तेमाल कर लेती हैं। मगर एक अच्छी बेटी की तरह पूरी बात के कोश गुजार किए बगैर डोंट्स कहाँ हजम होते थे। तो सारी बात दोहरा दी। बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इस बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पर बोली, लो, मैं बताने ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजाद से तय थी। अच्छा, कब? उसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना था कि अप्रैल में कोई तारीख रखेंगे, मगर उसे भूल गया था। हफ्ता हो गया रखे हुए। जब भी बात होती है वो बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई, अप्रैल स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम तुर्की की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही है कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल ख़राब रहती है, तो नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा जहान को भेज दो, अच्छा है, साथ ही आप भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। फिर मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। इसने कॉल कान से हटाया कर कुरहर फिर हंसती, अम्मा मैं कभी कभी लतीफ़े सुनाती हूँ। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। इसने शायद झटक का मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी पुप्पो भी कोई गैर बात मुबहीम नहीं करती। बिल्कुल, इसने तायद की। वेटर ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे 2 डोनट्स टेबल पे ला रखे, तो वो अलविदाई कलमात कहने लगी। इरम के मुतालिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल उसे तलब नहीं रही थी। ब्यू कदा इस रोज़ शाम में जल्दी सो गई थी। इशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ते रही, तो फिर राहील ने स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। इस भूख लगी तो किचन में आई। डीजे ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर कहा कि इसने हाले और अंजुम के साथ ब्यू कदा जाने का प्रोग्राम बनाया है और कल 6 बजे गोसल शटल पकड़नी है। ब्यू कदा वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक पलटी। फिर पल भर में उसकी आंखों में नागवारी सिमत आई। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा है, तो मैंने हामी भाली पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए, और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भरनी होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही। ब्यू का दा मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीज़ें उठा कर पटक करने लगी और पलट करने लगी। अंदाज़न वाज़ह झुंझलाहट थी, क्यों? इतना खूबसूरत जज़ीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह दिया ना। और वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर फ्रीज़र खोले पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों को ढीला जुड़ा इसकी गर्दन के पश्चात पर झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुर्रहमान पाशा का जज़ीरा है, और मैं इस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकाल कर जरा फ्रीज़र का दरवाज़ा जोर से बंद किया। पैकेट मेज़ पर रखा। जमी हुई ये दो रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इस मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पे वो फ्रीज़र में नज़र आई थी, और इतनी समझ तो इन्हें थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब यही रोटियां खा रही थी। डीजे ने रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुके थे। अब्दुर्रहमान पाशा, जिसका जिक्र हमारे होस्ट आंटी ने किया था, हाँ वही करीमना स्मगलर, मगर इसका जिक्र हाले ने कहा था। हाले को छोड़ो, मैं बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ। फिर अंजुम बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने 19 स्वेटर पहन रखे थे। वो रूम ब्लॉक से बाहर निकल कर
बातें करते सब्जेदार पर चलेंगी। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके मदद की और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं तो फिर इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की की कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था। तो इसने पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और इन्हें बताया कि पुप्पो ने कल इसके फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी की दावत कबूल करके इनके साथ चलें ब्यू का दा फिर किसी रोज़ चलेंगे। यूँ अंजुम बाजी मान गई। फिर इन दोनों चलते हैं अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फुआरे के मन पे आ बैठी थी। फुआरे का पानी चिंटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था। इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखे हुए हया ने सारी कहानी अलिफ था ये था कुछ सुना डाली। डीजे कितनी देर चुप बैठी फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी तो फिर पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था बिल्कुल। और डोली असली ख्वाजा सरा था, शायद वो इनका पुराना मुलाजिम था। और तुम मुँह उठाकर उनके घर चली गई। मुँह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था और इस पर्स में वो अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हुई। और वो अपनी गलती मानती थी, नामुमकिन था मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत गलती की तो भुगत रही हूँ ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन उसकी लैंडलेडी को शाह दे देगा कि रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादम थी। तुम्हें क्या लगता है तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। वो फिर डीजे के हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा एक बात तो तय है कि अब मामला ख़त्म हो चुका है, वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई हूँ, रात बहुत बीत चुकी है, अब इनको वापस जाना चाहिए। सब्जादार पे चलते ड्रूम ब्लॉक्स की तरफ बढ़ते हुए सोच रही थी कि अपना मसला किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं। जैसे इनको परेशानी अभी तक उसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छिनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकरा रही थी। वापस पलट कर जाती जियो इन्फॉर्मेशन के सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। इसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती और ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज को सुनती, फिर समझ कर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह इसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ इसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे, वो कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज़ लिखकर इसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानब बैठे मुत्सिम को पास कर दिया। और इनकी फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मुत्सिम एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाने को कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इसने अंग्रेज़ी में लिखा था, हम तुर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पाँचों टाली और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। उफ, फिर ये टाली। डीजे कौफ से जवाब लिखने लगी, फिर हम भी साथ दोनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे थे। इसे रजिस्टर आगे पास कर दिया, फिर ज़रा टेक लगाकर बैठे मुत्सिम। अब सफ़ा चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन, हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। मुत्सिम ने एक साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बामुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफ़ा मुत्सिम ने रजिस्टर डीजे की तरफ बढ़ाया तो इस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुकाकर देखा। उसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। इसके नीचे अरबी का भारत में लिखी कैफ हालिक। हया ने कलम उंगलियों से दरमियान पकड़ा और उर्दू पंचों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मुस्लिम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू ज़ुबान अल्फाज सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूँ सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख कर इनको देते। चंद लम्हों बाद इसने सफ़ा फिर हया के सामने किया। अब इस पे लिखा था, हल बखैर। हया ने चिढ़ कर
नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो फ़ौरन ही उसे सीख कर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी ही फ़रोज़ लगात लिखवाता। अब अच्छा ना पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा और मुझसे से क्लास के इख्तिताम तक ठीक ठीक है, ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा था। इसने एक मोर पंख के सब्ज़ रंग का पाँव का छूता फ़्रॉक पहना। फ़्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल इसने खुले छोड़ दिए थे और काजल और नेचुरल लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे ने जो बालों पे पुलिश कर रही थी रुककर उसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा। दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों हाले और अंजुम बाजी के साथ जहांगीर में वाक़या पुप्पो के घर के सामने खड़ी थी। पुप्पो को बता दिया था कि ये ना हो कि कहीं वो मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया था। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ, बता दिया था। इतनी सरगोशी से डीजे को जवाब देते हुए डोरबेल बजाई। पुप्पो ने इनसे तबाक से मिली। लिविंग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मरला तमाम हो गया था। आया, आज तो तुमने घर में रौनक करा दी। वो वाकई बहुत खुश थी। आया इनके घर को अपना समझ कर दोस्तों को साथ लाई थी। ये ख्याल इनको मसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार पुप्पो के घर आई थी और पहले 2 दफ़ा जहान कभी घर नहीं मिला था, ना ही इसे बता कर आई थी। इस दफ़ा उसने बिल्कुल भी नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर खुद को इसका मुजरिम समझ रही थी। इसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी।